नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी एक्सप्लेन इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर खरीदना चाहिए या किराए पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में हम एक एडवांस टिप भी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हर एक का ड्रीम होता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए। बट ये सच में क्या बेटर है रेंटिंग से, या फिर उसके कुछ नुकसान भी है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है द बाइंग माइंडसेट, घर खरीदने का माइंडसेट। तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि यू ओन एन एसेट दैट कैन ग्रो इन अ हाई वैल्यू। सो इसमें ये होता है कि जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाती है। तो दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ई एम आई फील्स मोर मीनिंगफुल दैन रेंट। EMI फील्स मोर मीनिंगफुल दैन रेंट मीन्स हमारा EMI जो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में और मोस्टली सभी लोगों को यही लगता है कि जो हम रेंट पे कर रहे हैं दैट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। रादर देन पेइंग दैट रेंट, हम अगर EMI देते हैं तो EMI देते देते एक ना एक दिन वो घर हमारा होगा। तो ये दिस इज सेकेंड पॉइंट। इमोशनल प्राइड ऑफ ओनरशिप। ये एक इमोशंस भी बीच में आ जाते हैं हमारे पास जब घर खरीदने की बात आती है। लोगों का इमोशनल माइंडसेट होता है कि एक प्राइड मूवमेंट होता है कि खुद का घर, खुद का घर, खुद का घर। तो उस इमोशनल एंगल से देखे तो एक इमोशनल प्राइड भी होता है ऑफ ओनरशिप कि ये मेरा खुद का घर है, ना कि रेंटेड है। और लास्ट पॉइंट है गुड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो जैसे अभी मान लो कोई एक सिटी में हम अगर तो मान लो कोई एक सिटी में हम अगर स्टेबल है, हमारी जॉब एक ही सिटी में है, तो इन दैट केस ये घर खरीदना इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं रेंटिंग की। तो रेंटिंग में दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव एनीवेयर। कि रेंटिंग, आप अगर रेंट पे कोई घर लेते हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एक सिटी से दूसरे सिटी मूव होने की, एक जगह से दूसरे जगह, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव होने की। दूसरा पॉइंट ये आता है नो मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स। जब हम रेंट पे कोई भी घर लेते हैं तो हमें कौन सा भी मेंटेनेंस या प्रॉपर्टी टैक्स देना नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ लोअर मंथली आउटफ्लो दैन EMI। तो होता है कि जब हम रेंट पे करते हैं तो कोई भी EMI से वो रेंट कम ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कैन इन्वेस्ट द डिफरेंस फॉर हायर रिटर्न। तो दोस्तों, इसमें यही होता है कि जो मान लो अपना EMI है वो ऑफकोर्स हमारे रेंट से कई गुना ज़्यादा होता है। तो उसका जो डिफरेंस है, उसका जो गैप है उन दोनों अमाउंट्स में, वो गैप या वो जो भी डिफरेंस है वो हम हायर रिटर्न्स के लिए कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ SIP या कहीं पे भी और स्टॉक मार्केट में या। तो चलिए एक रियल एग्जांपल के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक 2 BHK कोई भी सिटी में, मुंबई हो, दिल्ली हो, कोई भी, विल टेक मुंबई फॉर दैट इंस्टेंस। तो उस 2 BHK की प्राइस है 40 लाख। ठीक है। उसको अगर हम खरीदते हैं तो हमारा EMI जाएगा अराउंड 32,000 के आसपास, 32,000, अगर हम 20 साल का लोन करते हैं तो। और उसी घर को अगर हमें रेंट पे लेना है तो हमारा रेंट जाएगा ऑलमोस्ट 15,000। तो इन दोनों अमाउंट्स में जो भी गैप है वो है ऑलमोस्ट 17,000 का। अगर इस गैप को हम मान लो 12% रिटर्न के हिसाब से अगर 20 ईयर्स के लिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी SIP के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह, तो हमें आराम से अगर 12% रिटर्न भी मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो ये अमाउंट हो जाएगी ऑलमोस्ट 1.5 CR। तो ये डिफरेंस है। तो ये आपको हेल्प करेगा अगर मान लो, तो एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स हो सकता है कि आपकी उस फ्लैट की कीमत 40 लाख से 1 करोड़ भी ना पहुंची हो, बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपने डिफरेंस इन्वेस्ट किया था, वो ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 1.5 करोड़ के आसपास। तो चलिए अभी क्विकली इसको कंपैरिजन करते हैं बाइंग वर्सेस रेंटिंग का।
तो पहले बाइंग में प्रोज देखते हैं, इसके क्या है, प्रोज कॉन्स की दोनों में बात करेंगे हम लोग। प्रोज में आता है पहला ओनरशिप। ओनरशिप मतलब वही हो गया कि हम जो खुद का घर करते हैं, तो एक एसेट हम ओन करते हैं। फिर दूसरा पोज है उसमें स्टेबिलिटी। अगर हमारी जॉब हो, मान लो कोई एक लोकेशन पे स्टेबल है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर बाइंग होम। और एप्रिसिएशन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ते जाते हैं, दाम, उसी का हमें एप्रिसिएशन भी मिलता है। अगर बाइंग के कॉन्स की बात करें तो हाई ईएमआई। हाई ईएमआई इन द सेंस कि कोई भी उस लोकेशन में अगर हमें प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती मिलती है कंपेयर टू ईएमआई। और उसी प्रॉपर्टी का आप अगर ईएमआई देखोगे लोन करके, तो वो थोड़ा हायर साइड पे जाता है। दूसरा चीज़ है मेंटेनेंस एंड लेस फ्लेक्सिबिलिटी। मेंटेनेंस में हमें मेंटेनेंस भी पे करना पड़ता है, बिकॉज हम ओनर है, ओनरशिप हमारे पास है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमें अगर खुद का घर है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है टू मूव एनीवेयर। मान लो कोई एक लोकेशन पे दूसरे लोकेशन पे, एक सिटी से दूसरे सिटी में, वैसे। तो ये हो गया हमारा बाइंग का। लेट्स टॉक अबाउट रेंटिंग। रेंटिंग का प्रोस है फ्रीडम। पहला ही है फ्रीडम। तो फ्रीडम इन द सेंस वही है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्रीडम रहती है एक लोकेशन चेंज करने की, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने की, वो फ्रीडम रहती है अगर आप रेंट पे लेते हो कोई भी प्रॉपर्टी। लोअर कॉस्ट मतलब वही है कि हमारा ईएमआई के कंपैरिजन में हमारा रेंट कम होता है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट जो है अल्टीमेटली वो कंपेरेटिवली थोड़ी लोअर होती है बाइंग के हिसाब से। अगर कॉन्स की बात करें, रेंटिंग के कॉन्स के अगर रेंटिंग के कॉन्स की बात करें तो नो एसेट, बिकॉज उसमें हम सिर्फ रेंट दे रहे, ना कि हमारी कोई एसेट बन रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रेंट हाइक्स इज़ द सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे आजकल मान लो सारे सिटीज़ में रेंट के भी जो प्राइसेस है बहुत बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। और लास्ट पॉइंट है नो कस्टमाइजेशन। नो कस्टमाइजेशन इन द सेंस कि हमारा खुद का घर है तो हम अपने हिसाब से उसकी बालकनी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोई टेरेस निकाल सकते हैं एडिशनल, और फिर कोई बेडरूम को और एक हॉल बना सकते हैं, हॉल को बेडरूम बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब कस्टमाइजेशन इन द सेंस वी कैन कस्टमाइज आवर प्रॉपर्टी द वे वी वांट। तो वो रेंटिंग में आपके पास ऑप्शन होता नहीं है। वी डोंट हैव दैट फ्रीडम इन रेंटिंग, बट अगर खुद का घर है तो वी कैन डू दैट। तो अब बात करते हैं कि कब घर रेंट करना या रेंट पे लेना सही होता है और कब खरीदना सही होता है। चलो पहले बात करते हैं रेंटिंग की। तो पहला पॉइंट है जॉब इन्वॉल्व्स रीएलोकेशन। तो होता यह है कि हम जब करियर के अगली स्टेज पे होते हैं तो हमारा होता है कि अलग अलग सिटीज़ पे जॉब हो सकता है, रिलोकेट करें हम लोग अपनी मेन सिटी से। तो जब आपका कोई स्टेबल लोकेशन नहीं है, तो इन दैट केस हम घर रेंट पे ही लेना चाहिए। तो जॉब इन्वॉल्व्स रिलोकेशन। जॉब इन्वॉल्व्स रिलोकेशन इन द सेंस कि होता है मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है अलग अलग जगह पे। तो उनके लिए कोई भी खुद का घर लेना थोड़ा सा सेंस नहीं बनता, एटलीस्ट जब तक वो जॉब में है, क्योंकि उनके लोकेशंस बहुत चेंज होते जाते हैं फ्रिक्वेंटली। तो उनको अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सिटीज़ में पोस्टिंग हो जाती है, अकॉर्डिंगली दे हैव टू मैनेज देयर रिलोकेशन। अर्ली इन करियर और टेस्टिंग न्यू सिटीज़। तो लास्ट पॉइंट में हमने जो बात करी वो हो गई गवर्नमेंट जॉब की। बट अगर हम कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं और हम अगर अपने करियर के अगली स्टेज पे है, तो हम हो सकता है कि स्विच करते हैं जॉब और एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है। हो सकता है आजकल के डेट में बहुत सारे यूथ जो है वो अपने करियर के अगली स्टेज में ये सारी चीज़ें करते हैं। So when you are at that phase where you are testing new cities every time, their renting would not make any sense. Uh, and last point है property prices are very high versus rent. तो जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू रेंट, तो उस केस में भी हमारा रेंटिंग ही बेटर ऑप्शन रहता है।
अभी बात करते हैं बाइंग की। कब बाय करना घर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है यू विल स्टे 10+ ईयर्स इन द सेम सिटी। जब हमें पता है कि हमारा जॉब स्टेबल है, कोई एक ही सिटी में हम रहने वाले हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इन दैट केस अपना खुद का घर खरीदना इज़ अ बेटर ऑप्शन। कंफर्टेबल विद डाउन पेमेंट एंड ईएमआई। तो इस केस में जैसे हमारे पास मान लो कोई डाउन पेमेंट के लिए अच्छा खासा कॉर्पस रेडी हुआ है, और हमने ईएमआई के लिए भी प्रोविज़न कर रखी है कुछ एडवांस में, तो उस केस में अगर हम कंफर्टेबल है टू मेक द डाउन पेमेंट एंड टू पे सब्सिक्वेंट ईएमआई, तो इन दैट केस हम घर खरीदना सही समझ सकते हैं। एक्सपेक्ट लॉन्ग टर्म प्राइस एप्रिसिएशन। तो जब हम घर खरीदते हैं हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर लॉन्ग टर्म में मेरे को इसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, तो इन दैट केस भी घर खरीदना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कंक्लूजन पे आते हैं तो इसका कुछ फिक्स जवाब तो होगा नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एवरीवन गोल्स। हो सकता है कोई मिडिल क्लास आदमी हो, कोई लोन उठा के यहाँ वहाँ से हाथ पैर मार के घर लेना चाहता है, या फिर कोई कैपिटलिस्ट हो, क्योंकि रियल इस्टेट में तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। तो कोई अगर कैपिटलिस्ट आदमी हो, उसके पास मान लो अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो इजीली घर ले सकता है। वर्सेस अगर हम बात करें कोई मिडिल क्लास आदमी की, जिसके पास मान लो एवरेज अमाउंट अवेलेबल है और बाकी का कुछ लोन करके करने वाला है 50-50% वैसा, तो फिर उस केस में ये सिचुएशन अलग हो जाती है। उसमें अगर नेक्स्ट बात करें तो इफ़ फ्लेक्सिबिलिटी मैटर्स, तो हमें रेंट लेना चाहिए। इफ़ स्टेबिलिटी एंड प्राइड मैटर, तो हमें घर खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, हमने जो एडवांस टिप की बात करी थी, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको घर लेना ही है तो हमारे पास मान लो कोई अच्छा खासा कॉर्पस रेडी है, इनफैक्ट मान लो पूरी की पूरी अमाउंट अगर अवेलेबल है, तब भी हम वो अमाउंट पूरी की पूरी कैश में पे ना करते हुए अगर हम लोन उठाते हैं, क्योंकि हमें लोन मिलेगा अराउंड 9% 8% के आसपास। मान लो उस केस में अगर अपनी अच्छी प्रोफाइल है, सिबिल भी अच्छा है, तो 7% पे भी मिल सकता है होम लोन। बट उस केस में डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास जो रेडी अमाउंट है वो हम कहीं पे मान लो इन्वेस्ट करते हैं कोई भी एसआईपी थ्रू, तो हमारा 12 से 15% का रिटर्न आ जाएगा। और वही दूसरे तरफ आप देखोगे कि हमें जो इंटरेस्ट है होम लोन पे देने वाला, वो होता है सिर्फ 7 से 8%। तो आपका जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट में कमा के दे सकता है। तो अगर आपके पास अमाउंट है भी अवेलेबल, तो अगर आपके पास पूरी की पूरी अमाउंट अवेलेबल है घर खरीदने के लिए, तब भी आप लोन लेना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी से मिलने वाला इंटरेस्ट या ऑफकोर्स हमारे होम लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो हमारा अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों, ये एडवांस टिप भी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही नए नए फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।